कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की हर चीज, ये मेज, ये हवा, यहाँ तक कि पानी, असल में किस चीज से बनी है? ये सब कुछ बहुत ही छोटे, अदृश्य कणों का खेल है। तो आज हम इन्हीं कणों की दुनिया में उतरेंगे और उनके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि वो क्या हैं और उनके नियम क्या हैं। तो चलिए, इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, उसके सबसे छोटे हिस्से तक, तो आखिर में हमें क्या मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी देखी दिखाई दुनिया से बहुत दूर, एक सूक्ष्म दुनिया की ओर ले जाता है। चलिए, सबसे पहले मैदान के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझ लेते हैं, परमाणु और अणु। देखिए, परमाणु किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा कण है जो उसकी पहचान है, मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक। वहीं दूसरी तरफ अणु दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बनता है और वो अकेला आजाद रह सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर उन नियमों को जानेंगे जिनके हिसाब से ये जुड़ते हैं। डाल्टन के जबरदस्त आइडियाज पर नजर डालेंगे, फिर ये सीखेंगे कि इन अनगिनत कणों को गिना कैसे जाता है, और आखिर में केमिस्ट्री की भाषा को डीकोड करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ हम पदार्थ के तीन सबसे मौलिक कणों परमाणु, अणु और आयन से जरा और करीब से मिलेंगे। तो एक परमाणु क्या है, इसे ऐसे समझिए कि ये किसी तत्व का पहचान पत्र है। सोने का परमाणु सोने की पहचान है, लोहे का परमाणु लोहे का। एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से बिल्कुल अलग। और अणु अणु परमाणुओं की एक टीम की तरह हैं। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। और परमाणु के उलट अणु अकेले आराम से रह सकते हैं, वे काफी स्थिर होते हैं। और हमारी कहानी में एक तीसरा बहुत ही दिलचस्प किरदार है, आयन। आयन को एक चार्ज्ड परमाणु समझिए। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उस पर एक चार्ज आ जाता है। बस वही आयन है। और ये आयन कई चीजों को बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये सब जुड़ता कैसे है? क्या ये सब बस यूं ही बेतरतीब ढंग से होता है? बिल्कुल नहीं। इन कणों के जुड़ने के पीछे कुछ बहुत ही पक्के नियम काम करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत के बाद खोजा है। ये समझ हमें रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे लेवोजिए, प्राउस्ट और डाल्टन जैसे कई महान दिमागों की मेहनत है, जिन्होंने उन बुनियादी नियमों को उजागर किया जिन पर आज पूरी केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। लिवोशिए का नियम तो बहुत सीधा साधा है ना? ये बस इतना कहता है कि आप पदार्थ को न बना सकते हैं, न ही मिटा सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना वजन आप शुरू में लेते हैं, अंत में भी आपको ठीक उतना ही वजन मिलेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। और ये उदाहरण इससे बिल्कुल साफ कर देता है। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से शुरुआत करें तो रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा उसका कुल वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा। अब आता है प्राउस्ट का नियम, जो कहता है कि हर केमिकल कंपाउंड की एक फिक्स रेसिपी होती है। मतलब कोई खास कंपाउंड हमेशा उन्हीं तत्वों से मिलकर बनेगा और उनका अनुपात भी हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। पानी चाहे नदी का हो, कुएं का हो या लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। ये एक यूनिवर्सल नियम है। इन सारे नियमों ने एक तरह से जमीन तैयार की। और फिर आए जॉन डाल्टन। उन्होंने इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और दुनिया के सामने पहला वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत पेश किया, जिसने केमिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। तो डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु आसान अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। उस समय के लिए ये एक क्रांतिकारी सोच थी। हाँ, ये कमाल की शुरुआत थी, लेकिन विज्ञान की खासियत ही यही है कि वो हमेशा आगे बढ़ता है और खुद को सुधारता है। बाद में पता चला कि डाल्टन पूरी तरह सही नहीं थे। अब हम जानते हैं कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और आइसोटोप्स ऐसी चीजें भी होती हैं, यानी एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग वजन के हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। परमाणु इतने इतने छोटे हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना तो नामुमकिन है। तो फिर वैज्ञानिक काम कैसे करते हैं? वो इस अदृश्य दुनिया को लैब में कैसे मापते हैं? यहीं पर एंट्री होती है मोल की। तो ये मोल है क्या? ये असल में गिनने की एक इकाई है। वैज्ञानिकों ने इसे कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के बराबर तय कर दिया।
ये एक स्टैंडर्ड है जिससे परमाणुओं की गिनती और उनके वजन के बीच एक पुल बन जाता है। और वो जादुई संख्या है ये 6.022 गुणा 10 की घात 23, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये एक इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि परमाणु असल में कितने छोटे होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे केमिस्ट की दर्जन मानना। जैसे हम जानते हैं कि एक दर्जन मतलब 12, चाहे केले हों या अंडे, वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल का मतलब हमेशा वो बड़ी सी संख्या है, चाहे वो परमाणु हो या अणु। ये बस गिनती को आसान बनाने का एक तरीका है। तो अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो चलिए हमारे आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सब ज्ञान मिलकर हमें रसायन विज्ञान की भाषा यानी केमिकल फॉर्मूले लिखने और पढ़ने की ताकत कैसे देता है। तो एक केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं? चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। ये बहुत आसान है। पहले आप दोनों तत्वों के सिंबल Mg और Cl लिखते हैं, फिर उनकी वैलेंसी यानी जुड़ने की क्षमता उनके नीचे लिखते हैं और बस इन नंबरों को क्रिस क्रॉस कर देते हैं और हमें मिल गया हमारा फॉर्मूला MgCl2। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को फटाफट समेटते हैं। हर चीज परमाणुओं और अणुओं से बनी है। ये कुछ तय नियमों के हिसाब से ही जुड़ते हैं। डाल्टन ने हमें इस दुनिया का पहला नक्शा दिया, मोल हमें इन कणों को गिनने में मदद करता है और केमिकल फॉर्मूले इन सब की सटीक रेसिपी हैं। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल। अगर हमारे आसपास की इतनी जटिल, इतनी खूबसूरत दुनिया सिर्फ कुछ आसान से नियमों पर चलने वाले छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है, तो जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन के दूसरे बड़े सिस्टम जैसे कि बायोलॉजी या समाज भी ऐसे ही कुछ सरल बुनियादी सिद्धांतों पर चल रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है ना?